So let's begin with the next topic in mechanical properties of fluids. इसमें हम अगला टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं. तो I want you all to refer the textbook now. टेक्स्ट बुक में if you refer this, यहाँ पर हम प्रेशर मेजरमेंट के बारे में सीखते हैं. द मेजरमेंट ऑफ प्रेशर. यहाँ पे कोई क्वेश्चन दिया, यूज ऑफ मर्क्यूरी इज नॉट एडवाइज्ड in the laboratory because mercury vapors are hazardous for life and for environment, क्योंकि वो poisonous होता है एक्चुअली. तो इस वजह से mercury is not recommended for the lab use. इस सब के बारे में हमने पहले ही बात करी हुई है. चलिए आगे बढ़ते हैं. So this is the Torricelli's vacuum. ये है the pressure which is exerted by this much of mercury column. Is that clear? Let me proceed further now. आगे बढ़ते हैं. तो यहाँ पर गेज प्रेशर, दिस इज कॉल्ड एज ओपन ट्यूब मैनोमीटर, दिस टाइप ऑफ डिवाइस. ये जो है अब अगर मुझे देखिए यहाँ पे, अगर मुझे यहाँ पर प्रेशर एट डी चाहिए, तो यहाँ पर जो भी कुछ गैस होगा, नेचुरली दिस गैस इज गोइंग टू अप्लाई सम प्रेशर हियर. सो व्हाट इज द प्रेशर? इसकी वजह से जो लेवल सेम था, यहाँ पर पॉजिटिव प्रेशर है, इसकी वजह से ये प्रेशर नीचे ये अप्लाई करेगा, तो दिस विल गो डाउन. सो यहाँ का प्रेशर इज इक्वल टू यहाँ का प्रेशर. जब भी दो पॉइंट सेम लेवल पर होते हैं तो उसका प्रेशर सेम होता है, याद रखिएगा. जब भी दो पॉइंट, सो यहाँ पर प्रेशर एट बी एंड प्रेशर एट सी इज सेम. सो इफ आई से दिस इज प्रेशर एट सी एंड दिस इज प्रेशर एट बी, कैन यू टेल मी व्हाट इज प्रेशर एट बी विच इज इक्वल टू प्रेशर एट सी एंड दैट इज इक्वल टू, यहाँ पर ये दिस इज ओपन टू एटमॉस्फेयर, तो यहाँ पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा एट ए. सो दिस इज प्रेशर एट ए विच इज द एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस प्रेशर एक्सर्टेड बाय दिस मच ऑफ द कॉलम. अब ये मर्क्यूरी हो सकता है, वाटर हो सकता है, whatever. So this will become H rho g. Now this type of pressure is called as gauge pressure. We call this as gauge pressure or absolute pressure for that sake. ये होगा absolute pressure, ठीक है. और ये H rho g होता है, वो होता है gauge pressure. Is this clear to all? Any doubts about that? समझ में आ रहा है सबको? We already talked about this. ये हमने already discuss किया हुआ है. मैं बस उसको रिफ्रेश कर रहा हूँ, ठीक है. तो इस तरह के से प्रेशर के बारे में हमने ऑलरेडी बात करी हुई है. I'll go for the next part which is called as surface tension. सरफेस टेंशन के बारे में अभी हम आज बात करने वाले हैं. आप लोगों ने कई बार देखा होगा कि I'll ask you a very simple question. मेरा क्वेश्चन ये है कि suppose this is the plant, this is the soil level, इसे ग्राउंड लेवल. तो प्लांट के ऊपर जो होता है, यहाँ पर उसके टहनियाँ होगी, ब्रांचेस आर देयर, और यहाँ पे फिर उसके लीव्स होंगे समझो. दिस इज द लीव्स, है ना. यहाँ पर उस लीव्स तो एंड दिस इज द रूट जो होते हैं इसके, ये जो अंदर चले जाते हैं इस प्लांट के रूट्स अलग, ठीक है. तो यहाँ से पानी सींच कर ऊपर तक जाता है, विच इज एक्चुअली ट्रेवलिंग अगेंस्ट द ग्रेविटी. यहाँ से जो पानी आता है ना, मिनरल्स एंड वाटर, which is transported through this and it is यहाँ तक पहुंच जाता है वो, right ना. तो what is that mechanism? क्योंकि यहाँ पर water and the minerals they are flowing against the gravity. Gravity की वजह से वो नीचे जाना चाहिए, लेकिन वो ऊपर कहाँ से कैसे जाते हैं? So what is that mechanism because of which the water and the minerals they are transported from the roots to the leaves? And it is necessary for the photosynthesis. It is the important reactant for the photosynthesis reaction to take place. So that reaction is taking place here with the help of the sunlight. Sunlight के साथ साथ उसको water and the minerals are required for that, I suppose. जितना भी थोड़ा सा बहुत botany मुझे जानता हूँ मैं accordingly. Yes or no? So that mechanism, have you read or heard of this mechanism? What is that mechanism called as? और वही mechanism आज हम पढ़ने वाले हैं फिजिक्स के अंदर. That mechanism is called as capillary action. उसे कहते हैं capillary action. Capillary action, okay? या फिर the process is called as capillarity. Capillarity, and this is the result of a physical process
ऑफ सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन। ठीक है, अब इससे रिलेटेड और भी कुछ इंटरेस्टिंग मैकेनिज्म्स मैं आपको बता दूंगा। ये तो मैंने आपको रूट का और ग्रास का, ये जो रूट है लीव्स का, ये बता दिया, दिस वाज वन ऑफ इट। और भी कुछ इससे रिलेटेड मैकेनिज्म्स अगर मुझे आपको बताने हैं तो वो कुछ इस प्रकार होंगे कि ब्लॉटिंग पेपर होता है, यू नो हाउ द ब्लॉटिंग पेपर और टिश्यू पेपर वर्क्स। टिश्यू पेपर कैसे काम करता है, अगर ऐसा समझो टिश्यू पेपर है और उसके इस कोने में पानी की एक बूंद अगर है, पानी का वाटर ड्रॉप इज देयर ऑन द टेबल, तो वो पानी अपने आप इस तरफ खींचा जाता है। यस और नो, हैव यू एक्सपीरियंस दिस? दिस इज वन मोर एग्जांपल ऑफ कैपिलरी एक्शन एंड सरफेस टेंशन। इससे रिलेटेड और कुछ चीजें मैं आपको बता दूं जो शायद आपने कभी सोची नहीं होगी। एग्जाम्पल, जिद्दी दाग, ऐसा सर्फ के एड में बोलते हैं वो, जिद्दी दाग, है ना। कपड़े के ऊपर अगर जिद्दी दाग हो जाए तो उसको धोया जाता है। नॉर्मल पानी से धो लो तो शायद वो दाग हल्का हो जाता है। इफ यू ऐड द सोप सॉल्यूशन, सोप वाटर अगर है तो उससे वो आसानी से धोया जाता है। तो दिस इज रिलेटेड टू कैपिलरी एक्शन एंड सरफेस टेंशन। अच्छा, और भी जिद्दी दाग है तो उसको सोप भी होता है एंड प्लस उसका टेम्परेचर बढ़ाया जाता है, हॉट वाटर इज यूज्ड देयर। सो दिस इज अगेन रिलेटेड टू द कैपिलरी एक्शन एंड द सरफेस टेंशन। ठीक है, और एक फिजिक्स और एक अपने रियल लाइफ का एग्जांपल मैं आपको बता दूं कि जिसमें सरफेस टेंशन प्लेज द रोल। पता नहीं बट ऐसा बोलते हैं कि हॉट सूप इज टेस्टियर देन कोल्ड सूप। हॉट सूप इज टेस्टियर देन कोल्ड सूप, इट इज रिलेटेड टू द सरफेस टेंशन। हाँ, अभी तुम बोलोगे नहीं नहीं मेरे को ठंडा ही अच्छा लगता है, तो मैं उसमें कुछ नहीं कर सकता, वो आपका चॉइस। बट हॉट सूप इज जनरली टेस्टियर देन द कोल्ड सूप। ठीक है, और कोई एग्जांपल मैं आपको बता दूं इससे रिलेटेड। चींटी जो होती है, चींटी, एंड्स, दे कैन वॉक ओवर द वाटर सरफेस। पानी के ऊपर चींटियां चल सकती है। वैसे चलने को तो जादू करने वाले लोग भी चलते हैं, ऐसे सुना है, या फिर कुछ मिक्सिंग फोटोग्राफ मिक्स या फिर सॉफ्टवेयर से, वो नहीं, रियलिटी की बात कर रहा हूं मैं। अच्छा, सुई होती है, निडल, मेटल निडल, इफ यू लीव इट वेरी लाइक, सिंपल एक्सपेरिमेंट आप कर सकते हो कि एक टिश्यू पेपर, ब्लॉटिंग पेपर रखो, उसके ऊपर एक सुई रखो धीरे से, साइलेंट वाटर में, स्टिल वाटर में, तो वो ब्लॉटिंग पेपर नीचे चला जाता है एंड सुई जो होता है वो ऊपर फ्लोट करता रहता है जब तक उस फिल्म को वो पंक्चर नहीं करता। ठीक है, सो दीज आर सम ऑफ द मैकेनिज्म्स ऑफ सरफेस टेंशन। आप लोग इसको कोरिलेट करो, उसको ज्वाइन करो, या फिर हम पहले अब सरफेस टेंशन क्या है वो देखते हैं। we'll try to understand, we'll try to learn what is surface tension, what is exactly meant by the capillary action and how it works। फिर इन सब चीजों को हम जोड़ के देखेंगे कि how it actually works। कुछ साल पहले ऐसे कहने में आया था, गणपति बप्पा दूध पीता है, न्यूज में आया था, गणपति बप्पा दूध पीता है। ऐसे आप उसको यहाँ पे मूर्ति के यहाँ पे लगा दो तो वो दूध सिप कर लेता है अंदर। हाँ, ऐसा आया था, सीरियसली, यू गूगल इट आउट, आपको मिल जाएंगे ऐसे न्यूज यूट्यूब पर। गणपति बप्पा दूध पीता है, गणपति बप्पा नहीं, सरफेस टेंशन। हाँ, इट इज ऑल सरफेस टेंशन एंड कैपिलैरिटी। सो दीज आर सम ऑफ द एग्जांपल्स ऑफ व्हाट यू से कैपिलरी एक्शन एंड सरफेस टेंशन। सो मेरे ख्याल से अब आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आया होगा कि भाई ये सब चल रहा है, लेकिन इसका सिर्फ सरफेस टेंशन ऐसा नाम बता रहे हैं, एग्जैक्टली क्या होता है? तो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड, लेट्स ट्राई टू लर्न व्हाट इज मेंट बाय द सरफेस टेंशन। देखते हैं क्या होता है सरफेस टेंशन। नाउ बिफोर आई गो फॉर अंडरस्टैंडिंग द वर्ड सरफेस टेंशन, यहाँ पर दो चीजें मैं डिस्कस करना चाहूंगा। वेल, एक होता है कोहेसिव फोर्स और दूसरा होता है एडहेसिव फोर्स। कोहेसिव फोर्स, एडहेसिव फोर्स। देखिए यहाँ पे कोहेसिव फोर्स दिया है एंड एडहेसिव फोर्स दिया है। ठीक है, the force of attraction between the same substance के molecules,
उसे कोहेसिव फोर्स कहते हैं। छोटा सा एग्जांपल बता देता हूँ, एक ग्लास प्लेट ले लीजिएगा या किचन के प्लेटफॉर्म पर, जो आपका क्या बोलते हैं स्मूथ प्लेटफॉर्म होता है किचन का, उसके ऊपर ऐसा पानी के एक बूंद गिरा दीजिएगा और उसके नजदीक पानी की दूसरी बूंद गिरा दीजिएगा, ठीक है, लेकिन वो दोनों टच नहीं कर रहे। और फिर सुई से, निडल से या किसी एक शार्प इससे इसको सिर्फ ऐसे जोड़ दीजिएगा। मैं बताऊंगा नहीं, आप बताओगे मुझे कि व्हाट विल बी द रिजल्ट ऑफ दिस, इसका रिजल्ट क्या होगा। क्या वो जुड़ के एक सिंगल ड्रॉप तैयार हो जाता है? मैं पूछ रहा हूं, होता है? क्यों होता है? हैव यू एक्सपीरियंस दिस? हैव यू सीन दिस हैपनिंग? हैव यू सीन दिस हैपनिंग? या तो ये पानी के सेम टाइप ऑफ मॉलिक्यूल जैसे ही एक दूसरे को वो टच कर देते हैं तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो दिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज कॉल्ड एज कोहेसिव फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। मैंने आपको बहुत सिंपल सा एग्जांपल के साथ बता दिया। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द सिमिलर मॉलिक्यूल्स इज कॉल्ड एज कोहेसिव फोर्स, ठीक है। एडहेसिव फोर्स के लिए मुझे आपको ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है, मैं सीधा सीधा बता दूंगा, बोर्ड की तरफ दिखा दूंगा। ये इंक का मॉलिक्यूल एंड बोर्ड का मॉलिक्यूल, व्हाई आर दे स्टिकिंग टू ईच अदर? Dissimilar molecules are having the force of attraction which is called as adhesive force. The force of attraction between the molecules of different substances. Writing on the board, ink molecules and the whiteboard के molecules. Writing with the help of chalk also. Isn't it? बराबर है क्या? ग्लास प्लेट ले लो, पानी से गीला कर दो, पानी उसके ऊपर चिपक जाता है, वो गीला हो जाता है, तो वाटर मॉलिक्यूल्स एंड द ग्लास प्लेट के ग्लास मॉलिक्यूल्स, adhesive force. Is this clear? Is that okay? So मैं आपको उसका बैकग्राउंड बता रहा हूँ। सरफेस टेंशन समझने के लिए आपको ये सारी चीजें पता होना जरूरी है। चलिए बता दिया, आगे बढ़ते हैं अपने डिस्कशन के अंदर। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द सरफेस टेंशन ऑन द मॉलिक्यूलर बेसिस, द मॉलिक्यूलर थियरी ऑफ सरफेस टेंशन। तो व्हाट इज एक्चुअली हैपनिंग एट द मॉलिक्यूलर लेवल, वो हम बता रहे हैं आपको, ठीक है। यहां पर एक चित्र दिया है, कैन यू सी दैट चित्र? दिस इज द चित्र। देयर इज वाटर इन द कंटेनर, देयर इज वाटर। अच्छा, आप लोगों के दिमाग में, ज़हन में और कोई एग्जांपल है जैसे सरफेस टेंशन कैपिलैरिटी का, जो मैंने बताया उसके अलावा? मतलब मैंने जितने मुझे याद आ रहे थे मैंने आपको बता दिया। आप लोगों के दिमाग में कोई है एग्जांपल? यू बीइंग सीनियर्स, सॉरी, या मिनिस्कस। मिनिस्कस जो होता है ना, ब्यूरेट, पिपेट, टाइट्रेशन, आप लोगों ने ऐसे खेला होगा ना स्कूल में। स्कूल में टाइट्रेशन केमिस्ट्री के एक्सपेरिमेंट जो करते हो, नहीं होता है? अच्छा, इट्स ऑल इन द 11th ओनली, ओके। नहीं, इन्होंने करे ना कुछ कुछ जाके कुछ टाइट्रेशन। अच्छा, टाइट्रेशन तो उसमें आपको मिनिस्कस देखने को मिलता है ब्यूरेट पिपेट के अंदर, अपर मिनिस्कस, लोअर मिनिस्कस, दैट इज बिकॉज ऑफ द सरफेस टेंशन। इनफैक्ट वो अभी हम डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पे इनसे। चलिए, गुड। तो यहाँ पर एक कंटेनर है, देयर इज अ कंटेनर हियर एंड द वाटर इज देयर इन दैट। पानी है इसके अंदर, पानी के अंदर इनफाइनाइटली मेनी मॉलिक्यूल्स आर देयर यहाँ पे, ठीक है। उसमें से 3 मॉलिक्यूल्स हम कंसिडर करने वाले हैं। 3 मॉलिक्यूल्स, पोजीशन वाइज वी आर कंसिडरिंग 3 मॉलिक्यूल्स हियर। एक मॉलिक्यूल है A which is well within the liquid, C which is on the top surface of the liquid, and B which is just within the liquid. 3 molecules है, I repeat, well within the liquid, on the top surface of the liquid and just within the liquid, ठीक है। अब होता ऐसा है कि एक मॉलिक्यूल की अगर बात करें तो दिस मॉलिक्यूल इज बेसिकली सराउंडेड बाय इनफाइनाइटली मेनी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। मतलब उसके लेफ्ट में मॉलिक्यूल है, राइट में मॉलिक्यूल है, अपर मॉलिक्यूल है, लोअर में मॉलिक्यूल है, इजंट इट? दाहिने बाएं आजू बाजू सब तरफ मॉलिक्यूल है, और वो मॉलिक्यूल इस मॉलिक्यूल को वो खींच रहे हैं because of the cohesive force, because of the cohesive force. Are you understanding what I'm saying there? तुम बोलोगे हाँ ये चीज तो हर एक मॉलिक्यूल के साथ हो रही है, बिल्कुल हो रही है।
लेकिन हमारे लिए वी आर कंसिडरिंग ओनली 3 मॉलिक्यूल्स, बाकी मॉलिक्यूल्स के साथ क्या होगा, वही होगा जो इनमें से एक के साथ हो रहा है. So A is the molecule under consideration. It is being attracted from all the sides, isn't it? इसलिए this molecule is balanced. उसके जितना लेफ्ट में है उतना ही राइट में फोर्स है, ऊपर जितना है उतना ही नीचे है, बराबर है क्या? जितना टेढ़ा है उतना ही मेढ़ा भी है, मतलब the force is same in all the directions. We say this is the balanced force. इसके ऊपर balanced force होगा apply. Yes or no? So this is under, what do you say? ये जो मॉलिक्यूल है, दिस इज इन इक्विलिब्रियम, दिस मॉलिक्यूल इज इन इक्विलिब्रियम. डू यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग देयर? ये मॉलिक्यूल अंडर इक्विलिब्रियम है. ठीक है, चलिए मॉलिक्यूल सी की बात करते हैं. सी के साथ क्या हो रहा है? यहां पर उसके नीचे वाले मॉलिक्यूल जो है वो उसको नीचे खींच रहे हैं, कोहेसिव फोर्सेस, और बाहर के एयर के मॉलिक्यूल्स है, एयर के मॉलिक्यूल वो उसको ऊपर खींच रहे हैं, एडहेसिव फोर्स. एडहेसिव फोर्स, डू यू अंडरस्टैंड दैट? नीचे कोहेसिव फोर्स, ऊपर एडहेसिव फोर्स. समझ में आया? ये जो ऊपर का मैंने नहीं दिखाया, अपर हेमिस्फीयर, वहां का जो है वो एडहेसिव फोर्स है. अब कौन सा फोर्स स्ट्रांग होगा आप बताइए मुझे, ऊपर के एयर मॉलिक्यूल से एडहेसिव फोर्स या नीचे के वाटर मॉलिक्यूल्स का कोहेसिव फोर्स, कौन सा स्ट्रांग होगा? ऑफ कोर्स कोहेसिव फोर्स, क्योंकि एडहेसिव फोर्स अगर स्ट्रांग होता तो मॉलिक्यूल अपने आप से इसके बाहर उड़ने लगता ना हवा में. कोल्ड ड्रिंक जब आप निकालते हो ना तब एडहेसिव फोर्स स्ट्रांग होता है, क्योंकि उसके अंदर एयर होता है. तो वहां पर मॉलिक्यूल्स बाहर नहीं आते कोल्ड ड्रिंक जब आप बाहर निकालते हो. क्यों? क्योंकि इट इज ऑलरेडी एयरेटेड ड्रिंक, उसके अंदर एयर होता है. यस और नो? नॉर्मल वाटर में वो बाहर आता है क्या? अपने कोल्ड ड्रिंक के वो मॉलिक्यूल्स आते हैं बाहर, आते हैं ना? ऑफ कोर्स आते हैं. तो यहां पे नॉर्मल वाटर के अंदर एडहेसिव फोर्स इज नॉट स्ट्रांग, कोहेसिव फोर्स इज स्ट्रांग, इसलिए वो मॉलिक्यूल इधर के इधर दबा रहता है. इनफैक्ट होता ऐसा है कि ये जो मॉलिक्यूल है इसके ऊपर नीचे की तरफ ही ज्यादा फोर्स होगा. And this is happening with all the molecules which are of C type. मतलब this is happening with all the molecules which are on the top surface. समझे? अच्छा, B मॉलिक्यूल की बात करते हैं, which is little inside the film. मतलब वो जो टॉप सरफेस है उसके थोड़ा सा just within the liquid. तो उसके साथ अगर हम देखेंगे तो ये जो एरोज दिखाए गए हैं, whatever arrows are shown here, those are the arrows for the cohesive forces, and there is very little gap here. जहां पर air molecules होंगे वो predominant होंगे. Is this clear to all? Is this okay? Now before I proceed further, मैं आपको एक चीज बता दूं कि ये मॉलिक्यूल जो है इसको अट्रैक्ट करने वाले मॉलिक्यूल कौन से होंगे? इस A मॉलिक्यूल को यहाँ का मॉलिक्यूल अट्रैक्ट नहीं कर सकता, नहीं कर सकता. उसको अट्रैक्ट करने वाला मॉलिक्यूल या तो यहां पर हो सकता है, या फिर यहां पर हो सकता है, यहां पर हो सकता है, यहां पर हो सकता है, इस स्फीयर के बाहर नहीं हो सकता. मतलब दिस कोहेसिव फोर्स या एडहेसिव फोर्स है, दे आर प्रिडोमिनेंट, दे आर एक्टिव इन फॉर सर्टेन डिस्टेंस ओनली. एक पर्टिकुलर डिस्टेंस के, उस डिस्टेंस के बाहर वो नहीं एक्टिव होते. सो इसे अट्रैक्ट करने वाला जो मॉलिक्यूल होगा वो इस स्फीयर के अंदर होगा, इस स्फीयर के अंदर होगा. इज दिस क्लियर? नाउ दिस स्फीयर इज कॉल्ड एज स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस. क्या कहते हैं इसको? स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस. ये जो स्फीयर है इसे कहते हैं स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस. इट इज अ स्फीयर विद इन विच दो कोहेसिव और एडहेसिव फोर्सेस, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस आर एक्टिव और प्रीडोमिनेंट. उस स्फीयर के बाहर, उस स्फीयर का जो रेंज होता है, रेडियस होता है, दैट इज कॉल्ड एज रेंज ऑफ मॉलिक्यूलर फोर्स. द रेडियस ऑफ दैट स्फीयर इज कॉल्ड एज रेंज ऑफ मॉलिक्यूलर फोर्स. इज दिस क्लियर टू ऑल? एनी डाउट्स अबाउट दैट? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं. सो
ये यहां पर इस स्फीयर में दिखा दिया है, ये मैंने आपको बता दिया। इज दैट क्लियर? तो यहां पर अब मैं मॉलिक्यूल बी की बात कर रहा हूं। इस बी मॉलिक्यूल को अगर गौर से देखो तो ये जो है भरा हुआ ब्लू वाला पोर्शन, वहां के जो लिक्विड मॉलिक्यूल्स होंगे उनका कौन सा फोर्स होगा? कोहेसिव फोर्स। आई एम टॉकिंग अबाउट द फोर्सेस एक्टिंग ऑन बी, मॉलिक्यूल बी। तो बी इज एक्टेड अपॉन बाय व्हाट? कोहेसिव फोर्सेस ऑफ ऑल द मॉलिक्यूल्स विच आर इन दिस ब्लू रीजन। इस ब्लू रीजन में जितने हैं मॉलिक्यूल्स, उसका कोहेसिव फोर्स। और ऊपर का जो रीजन है ना, ये छोटा सा रीजन स्मॉल वाला, इस वाले रीजन में जो है ना, दिख रहा है क्या? वहां के एयर मॉलिक्यूल्स भी उसके ऊपर अट्रैक्ट करेंगे उसको। यस और नो? इजंट इट? तो वहां का एडहेसिव फोर्स और नीचे के मॉलिक्यूल्स का कोहेसिव फोर्स। व्हाट इज द रिजल्टेंट ऑफ दिस? कैन यू टेल मी? मैं आपको पूछ रहा हूं, व्हाट इज द रिजल्टेंट ऑफ दिस? इसका रिजल्ट क्या आएगा? व्हाट विल बी द रिजल्ट ऑफ दिस? भाई साहब, इसका रिजल्ट क्या आएगा? कुछ सोच के बता सकते हो प्लीज? देखो, मैं ये पूछना चाहता हूं कि क्या ये मॉलिक्यूल बी जो है ये जंप करके बाहर जा रही है? ये एडहेसिव फोर्स की वजह से क्या ये मॉलिक्यूल जंप करके बाहर जाएगा? नहीं, इट विल बी विद इन द लिक्विड। मतलब विच फोर्स इज प्रिडोमिनेंट? एडहेसिव फोर्स ऑफ एयर मॉलिक्यूल्स अबव द फिल्म, या फिर द कोहेसिव फोर्स ऑफ ऑल द मॉलिक्यूल्स, लिक्विड मॉलिक्यूल्स? कौन सा फोर्स स्ट्रॉन्ग या प्रिडोमिनेंट है? आप लोगों को क्वेश्चन पूछ रहा हूं तो आंसर बताना बनता है। कोहेसिव फोर्स इज स्ट्रॉन्गर। सो एज अ रिजल्ट, इसका रिजल्ट जो आएगा, इसका जो रिजल्ट जो आएगा, व्हाट इज द रिजल्टेंट फोर्स ऑन दिस मॉलिक्यूल बी? रिजल्टेंट फोर्स ऑन मॉलिक्यूल बी इज अ डाउनवर्ड फोर्स। व्हाट इज द रिजल्टेंट फोर्स ऑन मॉलिक्यूल सी? इट इज अगेन अ डाउनवर्ड फोर्स। एंड व्हाट इज द रिजल्टेंट फोर्स ऑन मॉलिक्यूल ए? नो फोर्स, बिकॉज इट इज इक्वली अट्रैक्टेड फ्रॉम ऑल द साइड्स। तो यहां पर कोई भी फोर्स नहीं है मॉलिक्यूल ए के ऊपर। whereas मॉलिक्यूल बी हो या मॉलिक्यूल सी हो, it is attracted, it is acted upon by a downward force, unbalanced downward force. So this is happening with all the molecules which are lying in this particular film या surface का जो है ना। तो ये है सेंटर, तो सेंटर से लेकर ये रेडियस है, तो इस फिल्म का थिकनेस कितना होगा? इट इज इक्वल टू रेडियस, मतलब रेंज ऑफ मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन। इस रीजन में जो भी कोई मॉलिक्यूल्स है, all these molecules are acted upon by a downward force, unbalanced downward force. समझ में आ गया? Did you understand what I explained here? मॉलिक्यूल ए के ऊपर कोई फोर्स नहीं है, वो बैलेंस्ड है, उसके ऊपर कोई फोर्स नहीं। लेकिन यहां पर जो मॉलिक्यूल्स है इस रीजन में, सी इज द टॉप मोस्ट लेयर वाला मॉलिक्यूल और उसके अंदर के भी मॉलिक्यूल्स कहां तक है? ये ऑल द मॉलिक्यूल्स विच आर लाइंग इन दिस थिकनेस। व्हाट इज दिस थिकनेस? दिस इज कॉल्ड एज सरफेस फिल्म। इसको क्या कहते हैं? सरफेस फिल्म। और इस सरफेस फिल्म का थिकनेस है इक्वल टू रेडियस ऑफ द स्फीयर, दैट इज इक्वल टू रेंज ऑफ मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन। इज दिस अंडरस्टूड? इज दैट अंडरस्टूड? तो इस रीजन में जो भी कोई मॉलिक्यूल्स है उनके ऊपर एक नेट डाउनवर्ड फोर्स एक्ट हो रहा है। लेकिन बावजूद इसके, इन स्पाइट ऑफ दिस डाउनवर्ड फोर्स, दीज मॉलिक्यूल्स आर मेकिंग इट टू स्टे इन दिस फिल्म। मतलब इनके पास कुछ तो एक्स्ट्रा एनर्जी है जिसके बदौलत, with the help of which these molecules are staying in this region. Yes or no? Isn't it? That means all the molecules in this surface film region, they are carrying certain energy. That energy is called as surface energy. उसको हम क्या कहते हैं? Surface energy. Is this okay? That energy is called as surface energy. Understood? समझ में आ रहा है? Isn't it? And all these molecules, they behave as if they are pulled inside. मतलब वो एक प्रेशर में, ये जो पूरा का पूरा फिल्म है, this film is behaving like a stretched membrane. बलून को आप इन्फ्लेट करते हो, इन्फ्लेटेड बलून का जो सरफेस होता है या वो एक स्ट्रेच मेम्ब्रेन की तरह ट्रीट होता है, काम करता है। उसी तरह से किसी भी लिक्विड का, उसी तरह से किसी भी लिक्विड का जो फिल्म रीजन है, दिस इज एक्टिंग एज इफ इट इज इन टेंशन।
It is acting as if in tension. Is that clear? Now that tension is called as surface tension. Is that clear to you all? क्यों? क्योंकि all these molecules they are in tension. वो उनको अंदर खींचा जा रहा है लेकिन फिर भी वो वहां पर डट के खड़े हैं. Is that clear to you all? इसका बेस्ट एग्जांपल अगर आपको मैं दे दूं तो एक फुटबॉल को अगर आप देखते हो तो फुटबॉल जो होता है, फुटबॉल के ऊपर समझो कि ये एक पैच है. ठीक है, ये एक पैच होता है. इस पैच को अगर हम गहराई से देखें, गौर से देखें, अगर इसके अंदर हम हवा भरते गए तो व्हाट इज गोइंग टू हैपन टू दिस पैच? यहाँ की सिलाई जो है, व्हाट काइंड ऑफ फोर्स इज एक्टिंग ऑन दिस पैच का सरफेस? ये इस तरफ ये पैच है, तो इसके ऊपर जो फोर्स एक्ट होगा वो कौन सी दिशा में एक्ट होगा? इट विल ट्राई टू टीयर अपार्ट दिस. यस और नो? इफ यू गो ऑन इन्फ्लेटिंग दिस, तो ये जो है इसके ऊपर इस तरह से एक परपेंडिकुलर फोर्स एक्ट करेगा. इज दिस क्लियर टू ऑल? समझ में आ गया? तो यही फोर्स जो होता है, दिस इज अ सरफेस टेंशन, द फोर्स ऑफ सरफेस टेंशन. ठीक है. इफ आई कंसिडर अ ग्लास बीकर, प्लीज अंडरस्टैंड, चेक हियर नाउ. अगर ये एक ग्लास बीकर है, इस ग्लास बीकर के अंदर पानी है. ठीक है, दिस इज द टॉप सरफेस ऑफ दैट वाटर इनसाइड. दिस इज वाटर इनसाइड. अब यहां पर अगर मैं एक इमेजिनरी लाइन कंसिडर करूं, दिस इज द इमेजिनरी लाइन. If this imaginary line is considered, then this film, ये फिल्म मतलब यही फिल्म, so this film is under tension. तो जिसकी वजह से इस इमेजिनरी लाइन को परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एक फोर्स एक्ट करेगा. That force is called as the force of surface tension. This film will behave, this top surface will behave like it is a stretched membrane. Did you understand that? ठीक है. और एक एग्जाम्पल इसको मैं आपको बताना चाहूंगा. I'll ask you a very simple question कि आप लोगों ने सपोज रिटॉर्ट कढ़ाई, पता है कढ़ाई? गैस के ऊपर एक हॉट पैन रखा है या कढ़ाई रखी है, रिटॉर्ट. आप क्या बोलते हैं उसको? कढ़ाई बोलते हैं ना, रिटॉर्ट. इसको गर्म किया है और इसके ऊपर अगर हम थोड़ा ज्यादा पानी डाल दें, इतना भी ज्यादा नहीं लेकिन सिर्फ उतना पानी जिसका वाटर ड्रॉपलेट फॉर्म हो. सो इफ यू पुट रेड हॉट के ऊपर अगर एक, तो ये एक समझो के पानी डाल दिया तो अपने आप ये जो होता है इट विल स्टार्ट डांसिंग ऑन दिस. बराबर है क्या? एंड देन इट्स साइज गोज ऑन डिक्रीजिंग. तो मुझे, मेरा क्वेश्चन ये है कि यहाँ पे हो या बारिश का रेन ड्रॉप हो, व्हाई इज द रेन ड्रॉप स्फेरिकल इन शेप? फॉर द चेंज व्हाई इट इज नॉट क्यूबिकल? मतलब क्या फर्क पड़ता है? क्यूबिकल वाला ड्रॉप, रेन ड्रॉप कितना बढ़िया दिखेगा. सो व्हाई इज द रेन ड्रॉप स्फेरिकल इन शेप? उसका रीजन मैं आपको बता दूं. आई टेल यू द रीजन फॉर दैट. कि उसका रीजन मैं थोड़ी देर के बाद बता देता हूं. पहले मैं सरफेस टेंशन को जो है आपको बेसिक उसका फॉर्मूला बता दूं. डिड यू ऑल अंडरस्टैंड व्हाट आई एक्सप्लेन्ड हियर? क्या अभी जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया वो समझ में आ गया सबको? ठीक है. तो अब हम बात करेंगे सरफेस टेंशन की. तो ये जो ऊपर का सरफेस है, दिस इज कॉल्ड एज फ्री सरफेस ऑफ द लिक्विड, टॉप सरफेस, उसे कहते हैं फ्री सरफेस ऑफ द लिक्विड. ठीक है. सो XY इज द फ्री सरफेस ऑफ द लिक्विड, XY. अब यहां पे क्या क्या है? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, कोहेसिव फोर्स, एडहेसिव फोर्स, रेंज ऑफ मॉलिक्यूलर फोर्स, स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस, सरफेस फिल्म, ये मैंने आपको एक्सप्लेन किया. आई सजेस्ट, आई रिकमेंड कि आप लोग ये जो थियरी दिया है वो पढ़ ले आज कल 1-2 दिन में. जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया है वो आपका वहां पे, और जो आपको लगता है हाँ ये बता दिया है उसको अंडरलाइन करके रख दीजिए. इसको कहेंगे सेल्फ स्टडी. समझ में आ गई बात? ठीक है. नहीं, सर ने बता दिया, हमको समझ में आ गया, हमने जो सर ने लिखा दिया हमने वो लिख लिया ना. रीड. आगे बढ़ते हैं. तो यहां पे दिया है, देखो मैंने क्या दिया है. द नेट कोहेसिव फोर्स एक्टिंग ऑन द मॉलिक्यूल A इज 0. व्हाई? बिकॉज इट इज बैलेंस्ड फ्रॉम ऑल द साइड्स. ये तो हो गया हमारा डिस्कशन ऑलरेडी. चलिए आगे बढ़ते हैं. तो मॉलिक्यूल B के ऊपर क्या हो रहा है, मॉलिक्यूल C के ऊपर क्या हो रहा है, वो सब यहाँ पे दिया गया है.
इसके बाद मैंने आपको बता दिया कि कोई भी सरफेस फिल्म होता है उसके ऊपर एक इमेजिनरी लाइन PQ मैंने ड्रॉ किया, तो उसके ऊपर इस तरह का परपेंडिकुलर फोर्स एक्ट करेगा विच इज कॉल्ड एज द फोर्स ऑफ सरफेस टेंशन। इज दैट क्लियर? अब मैं आपको बता दूं HSC एग्जाम के लिए दिस इज एन इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, मार्क इट। सरफेस टेंशन T इज डिफाइंड एज, डेफिनेशंस वो पूछते हैं, इट्स अ बैड पार्ट बट दे डू। इट्स अ टेंजेंशियल फोर्स एक्टिंग ऑन द यूनिट लेंथ ऑन बोथ द साइड्स ऑफ इमेजिनरी लाइन, ये इमेजिनरी लाइन होता है, drawn on the free surface of the liquid, और ये उसका फॉर्मूला है, सरफेस टेंशन इज इक्वल टू फोर्स अपॉन लेंथ, टोटल फोर्स अपॉन टोटल लेंथ। तो व्हाट विल बी द SI यूनिट ऑफ दिस? न्यूटन पर मीटर। डायमेंशंस आप फाइंड आउट कर सकते हैं। इज दैट क्लियर? पुट इट इन द बॉक्स प्लीज, मेक इट अ पॉइंट टू कैरी द टेक्स्ट बुक्स व्हेन यू कम, सो दैट आप लोग उसको मार्क कर सकें। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सो दिस इज अबाउट द सरफेस टेंशन। तो सरफेस टेंशन के वेरियस वैल्यूज होते हैं वाटर के लिए। वाटर का दिया है 0.0727 और ये SI यूनिट है, न्यूटन पर मीटर। अगर CGS यूनिट होगा तो वो होगा डायन पर सेंटीमीटर, डायन पर सेंटीमीटर। सो वाटर का दिया है मर्क्यूरी, सोप सॉल्यूशन, ग्लिसरीन सॉल्यूशन। देखिए वाटर और सोप सॉल्यूशन का अगर आप कंपेयर करते हो, प्लेन वाटर का है 72.7 और सोप सॉल्यूशन का है 25, तो वहां पर सरफेस टेंशन व्हेन यू ऐड सोप तो वो कम हो जाता है। सोप सॉल्यूशन मतलब उसका वाटर के अंदर अगर आप सोप ऐड करो, सोप वाटर का सरफेस टेंशन कम होता है। तो कम होने की वजह से क्या होता है, मॉलिक्यूल्स के ऊपर जो फोर्स एक्ट कर रहा था वो कम हो गया। सो मॉलिक्यूल विल हैव मोर स्प्रेडेबिलिटी। वाटर में उसका सरफेस टेंशन 72.7 है, लेकिन सोप सॉल्यूशन में वो 25, मतलब वो ऑलमोस्ट 1/3 हो गया है। तो जो इमेजिनरी फोर्स एक्ट कर रहा था ना सरफेस फिल्म पर, मतलब मॉलिक्यूल्स पर, वो फोर्स कम हो गया है। तो मॉलिक्यूल्स आर फ्री टू मूव नाउ। जो फोर्स एक्ट कर रहा था वो कम हो गया, सो मॉलिक्यूल्स आर फ्री टू मूव, दैट विल स्प्रेड द लिक्विड मोर, द मॉलिक्यूल्स विल गो डीपर एंड डीपर इनटू द स्टेन्स। जो स्टेन होता है ना कपड़े के ऊपर जो स्टेन होता है, तो इट विल गो इन डीपर्स, अंदर तक जाएगा वो और उस स्टेन को या डर्ट को हटाएगा आसानी से। इसलिए सोप इज यूज्ड फॉर एज अ वॉशिंग एजेंट। वॉशिंग के दौरान वो काम क्या करता है सोप? इट रिड्यूसेस द सरफेस टेंशन सो दैट द वाटर मॉलिक्यूल्स कैन गो डीपर। ये दिया है सब कुछ यहाँ पे, इसके अंदर सब दिया। सो इट कैन गो डीपर एंड इट कैन रिमूव द डर्ट और द स्टेन्स। इज दैट क्लियर? वैसे ही पानी गर्म करने से उसका सरफेस टेंशन कम होता है, so the spreadability of the molecule is more in that case. Is this clear to all? समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? ओके, चलिए, तो दैट इज अबाउट। तो यहां पर सरफेस टेंशन अलग अलग सब्सटेंसेस का दिया हुआ है। इसके बाद बात कर रहे हैं सरफेस एनर्जी। तो जैसे कि मैंने बताया आपको कि ये जो टॉप सरफेस है, इसका हर एक मॉलिक्यूल इज कैरिंग सर्टन एनर्जी। उस एनर्जी के कारण ही वो वहां पर बना रहेगा। उसके पास कुछ तो एक्स्ट्रा एनर्जी होगा, अदरवाइज उसको तो पैर नीचे खींचने पर सारे मॉलिक्यूल तुले हैं। ऑल द मॉलिक्यूल्स आर ट्राइंग टू पुल इट इनसाइड, बट बिकॉज so all the molecules which are in this region, they are having some extra energy on account of which they are holding themselves on the top surface film. उसके पास अगर एनर्जी कम होगा उस मॉलिक्यूल के पास, तो वो चुपचाप अंदर चला आएगा। यहाँ पर there is no force acting on this, but all the molecules which are in this region, they are having, every molecule is having net downward force acting on it. I explain you why. Yes or no? Do you understand that? तो इस तरह से यहाँ के जो मॉलिक्यूल्स है उनके पास कुछ एक्स्ट्रा एनर्जी होगा जिसके कारण वो वहां पर बने हुए हैं। सो ऑल द मॉलिक्यूल्स वी आर कैरिंग सम एनर्जी। सो टोटल इस यहाँ का जो मॉलिक्यूल्स है इनके पास कुछ एनर्जी होगा, तो दैट एनर्जी इज कॉल्ड एज सरफेस एनर्जी। उसे हम क्या कहते हैं? सरफेस एनर्जी। इज दिस ओके? इज दैट क्लियर? सो हियर दे टॉक अबाउट द थिंग कॉल्ड एज सरफेस एनर्जी। यहाँ पर उन्होंने अगले पेज पर दिया है, दे आर टॉक अबाउट सरफेस एनर्जी। आई रिकमेंड यू ऑल टू रीड एवरीथिंग अगेन।
अंडरस्टैंड, मैंने आपको एक्सप्लेन किया है, बट एक्सप्लेन किया है इसका मतलब ये नहीं कि आप लोगों ने मास्टर किया है उसको, आपको उसको रिवाइज करना पड़ेगा, रिफ्रेश करना पड़ेगा, तब जाके वो कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में फिट बैठेगा। प्लीज अंडरस्टैंड, ठीक है, ओके। तो यहाँ पे दिया है कि क्लियरली द सरफेस मॉलिक्यूल्स, यहाँ पर जो बताया, क्लियरली द सरफेस मॉलिक्यूल्स possess एक्स्ट्रा पोटेंशियल एनर्जी as compared to the molecules inside the liquid. The extra energy of the molecules in the surface layer is called as surface energy. यही बताया ना मैंने आपको अभी। हेलो, say yes or no, respond, so मत, ओके। अब मुझे बताइए, आपको बहुत एक सिंपल क्वेश्चन पूछना चाहता हूं कि कोई भी सिस्टम होता है वर्ल्ड में या यूनिवर्स में, कोई भी सिस्टम होता है, उसका एक नेचुरल टेंडेंसी होता है। इफ आई कंसिडर सम ऑब्जेक्ट इज हियर, यहां पर है, अगर यहां पर कोई ऑब्जेक्ट है एंड इफ आई अलाउ टू फॉल इट डाउन, तो क्या वो नीचे गिरेगा? हाँ गिरेगा। क्यों गिरेगा? यहां पर उसके पास पोटेंशियल एनर्जी है इक्वल टू mgh। जब वो इधर होगा तो उसका पोटेंशियल एनर्जी 0 होगा, बराबर है। सो इट इज द नेचुरल टेंडेंसी ऑफ एनी एंड एवरी सिस्टम इन द यूनिवर्स टू possess द मिनिमम पॉसिबल एनर्जी। जितना एनर्जी मिनिमम होगा उतना सिस्टम स्टेबल होगा। इफ आई कंपेयर टू ऑब्जेक्ट्स, एक ऑब्जेक्ट यहां पर है, एक ऑब्जेक्ट यहां पर है, तो दोनों में से ज्यादा स्टेबल कौन सा है? ये, क्योंकि इसका नीचे गिरने का पॉसिबिलिटी ही नहीं है, दिस विल नॉट फॉल डाउन, whereas this has got the tendency to fall down. If I compare A, B and the object on the ground, नीचे ग्राउंड फ्लोर के ऊपर अगर एक ऑब्जेक्ट होगा तो which is the most stable? सबसे नीचे वाला। Which is the most energetic? Which is the least stable? Least stable. Least stable carrying most energy, and most stable carrying least energy. So it is the tendency of any system in the universe to possess the minimum possible energy and thus achieve what is called as stable equilibrium. What is called as stable equilibrium. अब हम बात करते हैं कि कोई भी अगर लिक्विड हम लेते हैं, इफ आई कंसिडर एनी लिक्विड, तो उसका मिनिस्कस या उसका जो सरफेस होता है वो हॉरिजॉन्टली क्यों होता है? आई मीन फॉर अ चेंज, क्यों वो जो लिक्विड का जो सरफेस है वो ऐसा क्यों नहीं होगा जी? ऐसे, मतलब ऐसे ही फॉर अ चेंज, क्या फर्क पड़ता है? क्योंकि यहां पर एरिया ज्यादा है, इसके कंपैरिजन में ये एरिया ज्यादा है कि नहीं है? टेढ़ा होगा तो एरिया ज्यादा होगा, एरिया ज्यादा होगा तो इस सो कॉल्ड सरफेस फिल्म के अंदर ज्यादा मॉलिक्यूल्स होंगे। यहां पर सरफेस फिल्म होता है ना जी, दिस इज द सरफेस फिल्म। इस सरफेस फिल्म के अंदर देयर आर मोर नंबर ऑफ, यहां पर ज्यादा मॉलिक्यूल्स होंगे, तो ज्यादा मॉलिक्यूल्स होंगे तो ज्यादा सरफेस एनर्जी होगा, तो इज दैट स्टेबल? नो। लेकिन यहां पर दिस इज द लीस्ट एरिया, दिस विल बी द लीस्ट एरिया। समझ में आ रहा है? लीस्ट एरिया, so the least number of molecules in the surface film, hence the least surface energy, least surface energy, maximum stable equilibrium. Is that clear? ठीक है, चलिए एक काम करते हैं, अभी मैं आपको दो ज्योमेट्रीज बता देता हूं। एक ज्योमेट्री है क्यूबिकल ज्योमेट्री, और दूसरा ज्योमेट्री है स्फेरिकल ज्योमेट्री। I'll give you some volume of water, some volume of water. तो उस वॉल्यूम ऑफ वाटर का अगर मैं इस ज्योमेट्री में सोचूं या इस ज्योमेट्री में सोचूं, which will have the least area? The sphere will have the least area. वाटर मॉलिक्यूल, अगर हम वाटर का ड्रॉपलेट अगर कंसिडर करें, अगर वो क्यूबिकल फॉर्म में कंसिडर करेंगे तो इसका एरिया ज्यादा होगा, उसको स्फेरिकल फॉर्म में कंसिडर करेंगे तो उसका एरिया कम होगा। लीस्ट एरिया मीन्स
least number of molecules in the surface region, surface film region, means least surface energy, means maximum stable equilibrium. Did you understand? And hence the water droplets are spherical in shape. What are the keywords I told you? क्या keywords मैंने आपको बता दीजिए. Keywords क्या क्या बता दिए? Minimum surface area, which leads to minimum number of molecules in surface film region, surface film region, because of which minimum surface energy. These are the keywords. इससे आप कहानी तैयार कर सकते हो. Yes or no? You can prepare the story from these keywords. Minimum surface energy, which leads to maximum stable equilibrium. कैन यू प्रिपेयर द स्टोरी? अगर आपको एक्सप्लेन करने के लिए बोल दूं मैं, तो क्या आप इन कीवर्ड से वो स्टोरी बना सकते हो? यस. व्हाई इज वाटर ड्रॉपलेट स्फेरिकल इन नेचर? इस वजह से. व्हाई इज द मेनिस्कस ऑलवेज हॉरिजॉन्टल? इस वजह से. ये मेनिस्कस जो होता है, वाटर का लेवल जो होता है, वो ऐसा टेढ़ा क्यों नहीं होता है? अच्छा है क्या डिजाइन? कभी कभी थोड़ा चेंज है. Why? Because of these facts. तो टेक्स्ट बुक में आप लोग वो जो वहां पे है ना, उधर ये वाली चीजें आप लोग लिख दोगे कि यहां पर रिमेंबर दिस में दिया है, मॉलिक्यूल्स ऑन द लिक्विड सरफेस एक्सपीरियंस इनवर्ड पुल. सेम वही दिया है. मेरे को ज्यादा बुक से ज्यादा मुझे आता ही नहीं है. सेम बुक से ही पढ़ के दिखा रहा हूं मैं. They have got the net inward pull. In spite of this, they remain at the surface. They possess higher potential energy. As a universal property, any system tries to minimize its potential energy. Why? To obtain the stable equilibrium. Hence, the liquid surface tries to minimize the surface area. Always. So, it will always take the shape which has got the least possible area. Is that okay? समझ में आ रहा है क्या रे बाबा? Okay? चलिए. When the number of droplets, how do you pronounce this? Pronounce कोलेस्क, कोल्स्क, जो भी है. हाँ. And form a combine and form a water drop. There is a reduction of the total surface area. In this case, the energy is released to the surroundings. क्या लिखा है वहां पे? Forget about the English thing. लेकिन लिखा क्या है टेक्निकली वहां पे कि छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स होते हैं, वो जब कंबाइन होते हैं और एक बड़ा ड्रॉप तैयार होता है, तो इन सब का एरिया इज ऑलवेज ग्रेटर देन इसका अकेले का एरिया. n इज द नंबर एंड a इज द स्मॉलर एरिया. स्मॉल ए कैपिटल एरिया, बड़े वाले का एरिया. तो यहां पर एरिया कम हो रही है. एरिया कम हो रहा है. पहले सब ड्रॉपलेट्स का मिला के एरिया ज्यादा था, अब सिंगल ड्रॉप बन गया तो अब एरिया कम हो गया. एरिया के कम होने से क्या हुआ बाबा? सरफेस एनर्जी कम हो गया. हाँ जी, सरफेस एनर्जी कम हो गया. मतलब इस यहां पर एनर्जी ज्यादा था और यहां का एनर्जी कम है. मतलब जब ऐसे नंबर ऑफ ड्रॉप्स कंबाइन होकर सिंगल ड्रॉपलेट तैयार होता है तो एनर्जी कम होता है. तो एनर्जी कम हो गया, मतलब ये जो एक्स्ट्रा एनर्जी था इसके पास, वो रिलीज हो जाता है. रिलीज हो जाता है. समझ में आ गया? So when the number of smaller droplets combine together to form a bigger drop, energy is released. Energy is released. Vice versa, उल्टा प्रोसेस. वो तुमने कई बार देखा होगा.
या सुना होगा, एक्सपीरियंस भी किया होगा। अरे स्प्रे पंप बाबा, स्प्रे पंप में अंदर से एक वाटर ड्रॉप निकलता है और फिर वो जब बाहर आता है तो नंबर ऑफ छोटे छोटे वाटर ड्रॉपलेट्स तैयार हो रहे हैं। इसका एग्जैक्टली रिवर्स प्रोसेस है। अगर वाटर ड्रॉपलेट्स कंबाइन होते हैं तो एनर्जी रिलीज होता है। अगर एक ड्रॉप का आपको नंबर ऑफ ड्रॉपलेट्स बनाने हैं तो एनर्जी कंज्यूम होगा ना। क्या होगा? एनर्जी कंज्यूम। और वो कंज्यूम एनर्जी कहां से मिलता है? आर यू प्रोवाइडिंग द एनर्जी विद द हेल्प ऑफ दैट स्प्रे थिंग, या फिर वो क्या वो इसकी होली की पिचकारी, बेगॉन स्प्रे, वो छोड़ो, या स्प्रे पंप। हेलो हेलो, समझ में आ रहा है? बबल गम, बबल गम, डू यू नीड टू सप्लाई द एनर्जी देयर, इंक्रीज इन द सरफेस एरिया। इधर खाने का नहीं है, अलाउड नहीं इधर। हाँ पहले लिखा है मैंने खाने का, समझे? सो व्हाट इज हैपनिंग ऑन ऑल दीज प्रोसेसेस, बता दो। जब एक बड़ा ड्रॉप नंबर ऑफ ड्रॉपलेट्स में रिलीज करता है, मतलब ये होता है, डिसइंटीग्रेट होता है, तो एनर्जी इज कंज्यूम्ड। एग्जांपल ऑफ स्प्रे पंप। एंड व्हेन नंबर ऑफ ड्रॉपलेट्स दे आर कंबाइनिंग टुगेदर, द एनर्जी इज रिलीज्ड। दिस इज इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट व्हाइल सॉल्विंग द न्यूमेरिकल्स। हेलो, समझ में आ गया आपको? वेरी गुड, वेरी गुड। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब यहां पे एक रिलेशन बिटवीन द सरफेस एनर्जी एंड सरफेस टेंशन। ओके, नाउ लेट अस सी हियर द रिलेशन बिटवीन द सरफेस एनर्जी एंड सरफेस टेंशन। सरफेस एनर्जी एंड सरफेस टेंशन। बाय द वे, ये जो सरफेस एनर्जी होगा, इट्स अ काइंड ऑफ एनर्जी। उसका ऐसा यूनिट होता है जूल। इट्स मेजर्ड इन जूल, isn't it? And this is interconvertible with the work, because work is also measured in joule. Work and energy, they are interconvertible. बचपन से मेरे ख्याल से नर्सरी से आप लोग ये सुनते आ रहे हो, वर्क एंड एनर्जी दे आर इंटरकन्वर्टिबल। वर्क इज मेजर्ड इन जूल एंड एनर्जी आल्सो मेजर्ड इन जूल, राइट ना? ओके, सो ये एक, अभी आपको एक बचपन में आप लोगों ने खिलौना देखा होगा कई बार, वो मेन स्ट्रीट जो है, कैंप में आप जाओ, कहीं पे भी, कालूबाई की यात्रा में जाओ, वहां पे वो सोप सॉल्यूशन रहता है, बुड़ 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 होता है। क्या बोलते हैं उसको? बबल, 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 वेरी बबल। तो वो वाला आप लोगों ने देखा होगा ना। तो वैसा ही बबल बबल खेलने के लिए व्हाट वी आर डूइंग, दिस इज अ फ्रेम, इनकम्प्लीट फ्रेम है, PQRS, ऐसा एक फ्रेम है। उसको सोप सॉल्यूशन में डुबोया, एंड उसका जो फिल्म है, उस फिल्म का थिकनेस, मतलब फिल्म जो है वो ये वाला, दिस PQR और S, इतना पहले फिल्म तैयार हो चुका है, ये वाला, ठीक है। और यहां पे एक उस ये है फिक्स फ्रेम, और ये QR जो है इट इज मूवेबल। ये रेक्टेंगल फ्रेम के ऊपर ये है, उसको हम मूव कर सकते हैं इधर से इधर, ठीक है। तो वो यहां पर है ऐसा। अच्छा, नाउ व्हेन इट इज इन दिस पोजीशन PQRS, सो यहां पर सरफेस फिल्म तैयार हो गया, यहां पर सरफेस फिल्म तैयार हो गया, बराबर है क्या? व्हेनेवर द लिक्विड फिल्म इज ओपन टू द एयर, तो उस सरफेस को हम फ्री सरफेस कहते हैं। व्हाट वी कॉल दिस एज? वी कॉल दिस एज फ्री सरफेस। सो इफ आई कंसिडर हियर, देखिए यहां पे कि अगर एक ये बीकर है, सपोज दिस इज अ बीकर, तो दिस इज अ बीकर, इस बीकर के अंदर समझो यहां पर इसके अंदर पानी है इतना, सपोज दिस इज कंटेनिंग सम वाटर है।
This is containing water. Now this surface is called as free surface. What is the free surface? The surface which is open to air. Open to air. तो उसको फ्री सरफेस कहते हैं. तो यहां पर एक ही फ्री सरफेस है, जबकि यहां पर दो फ्री सरफेसेस है, एक यहां से और एक दूसरे तरफ से भी है ना, बिकॉज बोथ द साइड्स आर ओपन टू एयर. समझ में आया? नहीं, यहां पर एक ही फ्री सरफेस है. फ्री सरफेस वो होता है विच इज ओपन टू एयर. तो यहां पर ओपन टू एयर इस साइड से भी है और पिच्चू की साइड से भी है. टू फ्री सरफेसेस. डिड यू अंडरस्टैंड दैट? टू फ्री सरफेसेस. समझ में आया सबको? देयर आर टू फ्री सरफेसेस. फ्री सरफेस का और एक एग्जांपल अगर मुझे आपको बताना होगा तो आई विल टेल यू अबाउट दिस इज वाटर ड्रॉप. वाटर ड्रॉप, it is having only one free surface. One free surface. अब मैं बात करूंगा वाटर बबल की. वाटर बबल के बारे में आप क्या बोलोगे? If I am talking about this is the water bubble, नहीं क्या बोलते हैं इसको? soap bubble. If I am talking about the soap bubble, the soap bubble will have two free surfaces. Did you understand that? Why? क्योंकि अंदर का जो है this is open to the air और यहां पर अंदर भी तो एयर है. So there are two free surfaces. Once again I ask you, is that clear? कि भाई free surface का मतलब समझ में आ गया? Free बोले तो open to air. Open to air. चलिए और एक आपको एग्जांपल मैं बता दूं कि ये जो पानी है, इस पानी के अंदर एक हाथ अगर एयर बबल होगा, पानी के अंदर एयर बबल है, दिस इज एन एयर बबल. एयर बबल, इसके फ्री सरफेसेस कितने? वन फ्री सरफेस, क्योंकि उसके it is exposed to air only inside surface. Yes or no? So this has got only one free surface. Water drop, one free surface. बाहर की तरफ एयर है. So what is meant by free surface? The surface which is open to air. तो इस फिल्म के बारे में बताइए कितने फ्री सरफेसेस है? तो सामने दिख रहा है, उसके पीछे वाला भी. ठीक है. नाउ सो देयर इज फ्री सरफेस. उस सरफेस के ऊपर मॉलिक्यूल्स होंगे. तो मॉलिक्यूल्स आर कैरिंग सरफेस एनर्जी. सिस्टम का क्या होता है टेंडेंसी? सिस्टम का टेंडेंसी क्या होता है? टू attain the stable equilibrium, it will try to possess the minimum possible energy. So it will try to reduce this surface area. Hello, hello, hello. समझ में आ रहा है? Isn't it? To achieve for stable equilibrium. For stable equilibrium. क्या करेगा सिस्टम? इट वांट्स टू मिनिमाइज एनर्जी. इसके पास कौन सा एनर्जी अवेलेबल है? सरफेस एनर्जी. तो सरफेस एनर्जी को मिनिमाइज करना है तो वो क्या करेगा? सरफेस एरिया को रिड्यूस करेगा. मतलब यहां पर ये वाला फोर्स एक्ट करेगा एंड दैट फोर्स इज द फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन. यही है वो सरफेस टेंशन का फोर्स. अब अगर मुझे इसको बढ़ाना है, इस फिल्म को मुझे बड़ा करना है, तो आई विल हैव टू अप्लाई इक्वल एंड अपोजिट फोर्स इन द अपोजिट डायरेक्शन. इजंट इट? इक्वल एंड अपोजिट फोर्स ये है. दिस फोर्स इज ड्यू टू द फोर्स ऑफ सरफेस टेंशन. ये जो फोर्स है F, जो फोर्स है, दिस फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन. भैया सरफेस टेंशन क्यों होता है वहां पे?
क्योंकि सिस्टम का अपना टेंडेंसी है, क्या टेंडेंसी है, मिनिमाइज द सरफेस एनर्जी। तो ये फोर्स अपने आप होगा वहां पे, एंड दिस इज द फोर्स अप्लाइड बाय अस, ये है फोर्स अप्लाइड बाय अस। तो इस फोर्स को, ये इक्वल एंड अपोजिट फोर्स होगा। नाउ बिकॉज ऑफ दिस फोर्स देयर इज वेरी 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 स्मॉल अमाउंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट, आई विल कॉल दिस डिस्प्लेसमेंट एज gx. dx is a very small displacement. So there is a force, there is a displacement, there is a work done. There is a work done. So what is this work done? dw is equal to the force into the displacement. Yes or no? But this force F dash is equal to the force of surface tension. So F into dx, this is the force of surface tension. बराबर है क्या? This is the force of surface tension F. बराबर है क्या? बाबा आप लोग सरफेस टेंशन कैसे डिफाइन करते हो? अभी थोड़ी देर पहले किया था हमने सरफेस टेंशन को डिफाइन। हाउ डू यू डिफाइन द सरफेस टेंशन बाबा? इट इज फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स अपॉन लेंथ। ये देखो ऐसा, दिस इज हाउ वी डिफाइन द सरफेस टेंशन। बराबर है क्या? दिस इज हाउ वी डिफाइन द सरफेस टेंशन। मैं इधर लिखता हूं, देखो बराबर है क्या? F अपॉन एल। लेकिन बाबा ये L क्या है? ये L जो है यहाँ पर सिंगल L नहीं होगा, 2L होगा इधर। क्यों 2L होगा? क्योंकि सरफेस टेंशन इस साइड से भी एक्ट कर रहा है और पिच्चू की साइड से भी एक्ट कर रहा है। देयर आर टू फ्री सरफेसेस, ओपन सरफेसेस, ओपन टू एयर सरफेसेस, समझे? तो जैसे फोर्स इस सरफेस पर है वैसे ही पिच्चू वाले सरफेस पर भी है। सो व्हाट विल दिस गिव मी? दिस विल गिव मी, क्या मिलेगा वहां से मुझे? देयरफॉर व्हाट इज दिस? F इज इक्वल टू T into 2L. I'll substitute here. F is equal to 2 times T into L into dx. Yes or no? ये T into 2L हो गया F की जगह पर। समझ में आ गया सबको? Is this okay? Any doubt so far? Isn't it? So यहाँ पर now if I'll say L into dx, ये है L और ये है dx. So ये जो है this is the increase in the area on one side, but that area is increased on the other side also. Are you understanding that? So यहाँ पर मैं लिखूंगा कि this 2 into L into dx is increase in the surface area, increase in surface area, surface area ब्रैकेट में लिखेंगे on both the sides, on both the sides. This increase in the surface area, अरे काय ठसकते रे बाबा, I'll denote it by dA. So whatever work is done is equal to T into dA. Well, this is also called as increase in the surface energy. So this is our formula, the important formula. Whatever work is done in increasing the surface area, this is the formula. dE is equal to dW into TdA. यही चीज यहां पर बताई गई है, देखें ये the work done in stretching the film is stored in the area dA of the film as its potential energy. This energy is called as surface energy. Thus the surface tension is also equal to the surface energy per unit area. अगर मैं इसको यहाँ पे पेस्ट कर दूं, इस dA को मैं इधर भेज दूं, तो what is this going to become? This will become, therefore T is equal to dE upon dA, या फिर हम इसको dW upon dA भी बोल सकते हैं. And that's what they say. The surface tension is also equal to surface energy. dE is the surface energy per unit area. Is that clear to all? समझ में आ गया? ये एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है और ये एज डेरिवेशन के तौर पर भी पूछा जा सकता है. HSC एग्जाम के लिए आपको ये डेरिवेशन पूछ सकते हैं. HSC एग्जाम में वो आपको डेफिनेशन भी पूछ सकते हैं सरफेस टेंशन का. इज दैट ओके? इज दिस क्लियर टू ऑल? They can also ask this as a yeah, how is the surface tension defined? So this is how the surface tension is defined. They can ask you these things, इसलिए मैं यहाँ पर इसको ले रहा हूँ.
Yeah, we'll stop here for physics.